हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नो। आज से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हमारे यहाँ पे सीएपीएफ के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, और वो भी हमारे यहाँ पे 2023 ईयर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे तो हम ईयर वाइज सॉल्व करेंगे, पर साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ भी यहाँ पे चला रहा हूँ। तो उसमें जब हम यहाँ पे साइंस सेक्शन कर रहे होंगे यहाँ पे, तो हर एक चैप्टर के हिसाब से जो जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पे थ्योरी समझाने के बाद मैं आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज़ के साथ भी उसको यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे उस पर्टिकुलर सीरीज़ में कर लेंगे, और ईयर वाइज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है यहाँ पे सॉल्व जो मैंने यहाँ पे कराए हैं क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना। वरना या फिर अगर आप यहाँ कमेंट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप पर्सनल मैसेज पे भी यहाँ आप कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए और उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ से ना यहाँ पे हम बेसिकली इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो आंसर है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही फॉर श्योर, पर साथ ही साथ यहाँ पे उसके रिलेटेड और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शंस और हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो आपकी यूपीएससी है, तो जब भी यहाँ पे कोई ऑप्शन देती है ना, वो आपके लिए एक हिंट होता है आने वाले पेपर्स के लिए भी। ठीक है, तो एक टाइप से हम यहाँ पे जो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे जो 3 बचे हुए ऑप्शन है जो यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के गलत है यहाँ पे, तो उन ऑप्शंस के बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उनके बारे में पता चल पाए। और अगर आपसे यहाँ पे आगे जाके वो पूछे जाता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे पता हो कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीरीज़ को मतलब चलाने वाले, जहाँ पे हम आंसर अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो बचे हुए 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। और हम अब यहाँ पे अब अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो नाउ ये सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर पेपर में यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस इन यूकार्योटिक सेल हैज़ इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सबसे ईजी क्वेश्चन आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत टाइम से ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनल का यहाँ पे नाम बताना है अदर देन न्यूक्लियस, यहाँ पे यूकार्योटिक सेल में, जिसके पास खुद का डीएनए भी होता है और साथ ही साथ खुद के यहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं, और इससे यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, मतलब खुद के लिए यहाँ पे वो प्रोटीन भी अपना यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ये चीज़ आंसर तो आपको अब पता चल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी चीज़ें हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर दी है, तो जब मैं आपको यहाँ पे ये पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे नोट्स बनाने में भी। ठीक है, तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हो, तो अब वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिल रहा है, और वो भी आपके यहाँ पे एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट डायरेक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली 9th एंड 10th की। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं साइंस में, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वही सेम चीज़, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा चीज़ कि ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि कौन सा इनमें से जो आपको ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो यहाँ पे मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, मतलब उसके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको इसलिए याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसे ऑप्शन आपको दे रखा है ना, मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे रखी है कि यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसकी नहीं होती है, तो ये भी अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना आप। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया, हमने यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू में, अगर आपने मेरी वो सीरीज़ देखी हो तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस में यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे दिखता है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी यहाँ पे पोरस होती है, मतलब पोरस हो गया यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें छेद वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वही इनर मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे वो फोल्ड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी आपको इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन में मार्क करके दिया है कि हो सकता है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फोल्ड की वजह से यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि एटीपी जिसको हम लोग जिसका फुल फॉर्म बेसिकली है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इसकी फॉर्म में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, और एटीपी को ही यहाँ पे हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली अच्छे से यहाँ पे मार्क करके दी है, तो आप यहाँ पे नोट जब बनाओगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और लास्ट वाला तो चीज़ अपना यहाँ पे वही है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कि इसके पास खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ये अपने लिए खुद के लिए प्रोटीन भी यहाँ पे सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे ये अपने लिए कर सकता है, खुद के लिए यहाँ पे प्रोटीन भी यहाँ पे बना सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली, यहाँ पे जो अपना आंसर था। नाउ जो आपके बाकी 3 जो और हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए उस जब मैं यहाँ पे शेयर करूँ तो आपको एक क्लीन बेसिकली यहाँ पे पीडीएफ मिले। ठीक है। जो भी मैं मार्क करूँगा वो हम यहाँ पे क्वेश्चन वाले इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे मार्क कर दूंगा मैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता करना है कि सबसे पहले यहाँ पे इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो कैमिलियो गोल्गी ने की थी। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पे ये किस तरीके से अरेंज होता है, तो ये पैरेलली अरेंज होता है एक दूसरे से, और उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कि ये ऐसा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो ईआर होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे भी यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये। ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगली चीज़ आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट दे रखा है, कि यहाँ पे ये पैक भी करता है, डिस्पैच भी करता है वेरियस टारगेट्स, मतलब यहाँ पे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे यहाँ पे ये भेजा जाता है, जो भी यहाँ पे ये पैक करता है उसको। ठीक है। साथ ही साथ देखो ये अब ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा फंक्शन से। ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, पहला कि ये स्टोर करता है। ठीक है। स्टोरेज है इसके पास। फिर उसके बाद मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन कर सकता है। पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब यहाँ पे मेनली आपका यहाँ पे जो पैकेजिंग हो रही है, आप जैसे आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है, पैकेजिंग करता है, फिर डिस्पैच करता है उस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी उस पर एड्रेस लिखा हो, राइट। तो वैसे ही आपका यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस है। तो गोल्गी अपैरेटस को आप यहाँ पे एक टाइप से आप पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल यहाँ पे बोल सकते हो, जहाँ पे वो पैकेज करता है फिर डिलीवर करता है एक पर्टिकुलर सेल पे जहाँ पे भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे 7th पॉइंट है कि यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है आपके यहाँ पे लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में। ठीक है। तो जो आपको एक और ऑप्शन दे रखा था यहाँ पे लाइजोसोम, तो उसको भी यहाँ पे यही फॉर्म करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना नोट्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। तो देखो लाइजोसोम भी आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो याद रखना है। सेकंड पॉइंट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे कि ये एक टाइप से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ क्या है कहने का, कि यहाँ पे ये बेसिकली सेल को क्लीन करने में आपकी यहाँ पे हेल्प करता है डाइजेस्टिंग के थ्रू। ठीक है। डाइजेस्ट करने के थ्रू आपका यहाँ पे जो सेल है उसको यहाँ पे ये क्लीन करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि जो फॉरेन मटेरियल बेसिकली आपके यहाँ पे एंटर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, या फिर कोई भी ओल्ड ऑर्गेनेल हो गया, तो यहाँ पे ये उनको ब्रेक कर देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके पास, मतलब इस पर्टिकुलर लाइसोसोम के पास प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे उनको यहाँ पे ये सिंपलर सब्सटेंसेस में यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है, तो जब भी यहाँ पे आपका सेल जो है यहाँ पे डैमेज होता है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम खुद फट जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एंजाइम होगा ना, वो डाइजेस्ट कर देता है खुद के यहाँ पे सेल को। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रखा है बेसिकली। तो सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे ये फंक्शनिंग करता है। और लास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, कि यहाँ पे सुसाइडल बैग्स हम लोग यहाँ पे कौन से सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं, तो ये आपका रहेगा लाइजोसोम्स। ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। अब ये 3 तो हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका एक सेक्शन ऑफ डीएनए है। ठीक है। बेसिकली सब पार्ट ऑफ डीएनए भी आप बोल सकते हो, तो सेक्शन ऑफ डीएनए है ये आपका। ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे प्रोटीन से रैप्ड होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो बाद में। तो रैप्ड विद
ठीक है, रैप्ड अराउंड ए कोर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये एक सेक्शन है डीएनए का, मतलब सेक्शन का मतलब क्या होगा, जो आपका पूरा डीएनए उसमें से कुछ पार्ट आपका यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम होता है, और ये बेसिकली आपके यहाँ पे प्रोटीन से रैप्ड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है कि किस तरीके से डीएनए को फिट किया जाए सेल के अंदर। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये क्योंकि आउट ऑफ, आप बोल सकते हो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या फिर आउट ऑफ जो आपके यहाँ पे नॉलेज है उसके अगेन, मतलब अलाउड नहीं हो रहा है आपके लिए, मतलब उसके बाहर का एक टाइप से ऐसा समझ लो। तो इसलिए हो सकता है कि इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए अगले साल। तो आप यहाँ पे ये सोचो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पर जबकि आपको ये ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, पिछले ईयर में। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले जो कि आपने यहाँ पे कभी देखे नहीं हो, तो उसके ऊपर तो आपको यहाँ पे पढ़ाई करके ही जानी है, क्योंकि यहाँ पे वो एक टाइप से यूपीएससी आपको यहाँ पे हिंट दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपके उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहाँ पे अपना आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है, इन वर्टिब्रेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स ऑफ विच ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पूछ रखा है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दे रखा है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो आपको जैसे पता हो कि वर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आपका यहाँ पे टाइप होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पीसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से होते हैं, पीसेस होते हैं। तो इनमें बेसिकली सारी आपकी यहाँ पे जितनी भी फिशेज वगैरह है ना, वो सब बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आप समझ सकते हो कि कोई भी टाइप की फिश हो, जैसे आपने यहाँ पे एक फिश का नाम सुन रखा होगा लंग फिश करके। ठीक है, कोई भी टाइप की फिश हो, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनका ब्लड जो होता है ना, वो कोल्ड ब्लड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 CH लिख रहा हूँ, मतलब कि इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये एग्स को ले करती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टीलिया भी हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको बोलते हैं, तो रेप्टाइल रेप्टीलिया दोनों सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनका जो ब्लड है यहाँ पे वो कोल्ड रहता है। ठीक है, पहली चीज़। यहाँ पे ये सांस लेने के लिए यहाँ पे बेसिकली स्केल्स का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये गिल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको ये जो याद रख लेनी है। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनके पास यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बस एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है आपका यहाँ पे क्रोकोडाइल का। ठीक है, तो क्रोकोडाइल बेसिकली उसके पास आपके पास मतलब उस पर्टिकुलर एनिमल के पास यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल के पास यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी जितने भी आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो सबके पास यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगली चीज़ कि यहाँ पे ये भी बेसिकली एग्स को ले करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं, तो पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे स्नेक हो गया। ठीक है, क्रोकोडाइल तो हो ही गया जो मैंने यहाँ पे ऊपर दे ही रखा है। फिर साथ ही साथ आपके यहाँ पे टर्टल्स हो गए। ठीक है, फिर लिजर्ड्स हो गए। तो ऐसे एनिमल्स बेसिकली आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाता है एम्फीबियन। ठीक है, तो एम्फीबियंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी आपके क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, इनके पास भी यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बेसिकली यहाँ पे गिल्स का भी यूज़ करते हैं कुछ एनिमल्स इसमें जो है, और यहाँ पे लंग्स का भी यूज़ करते हैं जिनके पास लंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे फ्रॉग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे जो टोड्स होते हैं वो हो गए। ठीक है, फिर सेलेमेंडर, मतलब यहाँ पे जो आपका गिरगिट होता है वो हो गया। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे 3 एनिमल हो गए, एक्सेट्रा मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पे इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे ये जो एनिमल है ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने बात की थी रेप्टीलिया की, तो यहाँ पे जो ये अंडे ले करते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पे टफ कवरिंग के होते हैं, मतलब इनकी जो कवरिंग होती है यहाँ पे, जो कवर होता है ऊपर का अंडों का इनके, वो यहाँ पे टफ होता है, मतलब यहाँ पे हार्ड होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये बेसिकली पानी में नहीं करते, पानी के बाहर आके करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ आपके लिए यहाँ पे आ जाता है एवीज, जिसके अंदर सारी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, अब बर्ड्स आपको जैसे पता है ऑस्ट्रिच भी आपकी बर्ड आती है। ठीक है, भले वो उड़ नहीं सकती पर वो बर्ड के अंदर काउंट होती है। पेंगुइन आपकी बर्ड होती है। ठीक है, वो भी उड़ नहीं सकता पर वो भी बर्ड के अंदर ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ये भी ले करते हैं एक्स को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इनके पास होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास ये है आपका यहाँ पे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है,
तो ये गर्म खून वाले बेसिकली एनिमल होते हैं, जो शुरू के हमने 3 देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, पीसेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे एवीज था 4th। तो यहाँ पे एवीज और आपके जो मैमल होते हैं, ठीक है, मैमीलिया बोल लो या मैमल बोल लो, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो दोनों होते हैं, इनका यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, यहाँ पे ये वार्म होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके लिए, जिसको जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे क्या है, वार्म है, वार्म ब्लड एनिमल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये देखो, मैमिलिया जो या फिर मैमल जो आपके होते हैं, ये अंडों को ले नहीं करते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली डायरेक्ट आपके यहाँ पे जो यंग वंस होते हैं ना, जो आपके यहाँ पे, एक सेकेंड देना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके डायरेक्ट यंग वंस होते हैं, उनको ही डायरेक्टली यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उनको ही जन्म देते हैं, सीधे यंग वंस को। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जैसे कैट हो गया, फिर डॉग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना ह्यूमन तो इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे वेल हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बेसिकली आपके यहाँ पे हैं, जो इस पर्टिकुलर चीज़, मतलब इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे 5th कैटेगरी ऑफ वर्ड, जो आपका यहाँ पे वर्टिब्रेट्स है, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो एनिमल्स को इन 5 बेसिस पे, मतलब इन 5 आपकी यहाँ पे कैटेगरीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में जान लिया। फिर अगर अगर अगला हम यहाँ पे बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पता होगा ईआर बेसिकली आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे लिपिड्स बनाने में काम आता है। और जो आप यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हो ना, जो आपका यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड्स बन रहे हैं, उससे भी बना होता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसके अंदर आपके यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर आपके यहाँ पे राइबोसोम्स बेसिकली यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और जो यहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस हुई, उसको फिर यहाँ पे आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बाकी बॉडी में आगे आपका ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जो आर से राइबोसोम्स की वजह से जो आपका प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, और आपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड प्रोड्यूस हुआ, तो इन दोनों की वजह से आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है। अब उसके बाद आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो विच ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, मतलब यहाँ पे टॉक्सिसिटी आपके टॉक्सिक कंपाउंड की कौन सा यहाँ पे ऑर्गन खत्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है लिवर, और ये आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो जो मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे 8 पॉइंट हो गया। बाकी आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये बेसिकली आपके लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर अगली चीज़ यहाँ पे किस शेप में होते हैं, तो ट्यूब्स में होते हैं, शीट्स शेप में होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 1 दे रखा है। तो या ताकि आप यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, वेसल्स तक बेसिकली आप यहाँ पे एक ही नोट जब बना रहे हो, तो एक ही पॉइंट में आप इसको लिखो कि यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे या तो राउंड बोल लो या फिर लॉन्ग ट्यूब्स बोल लो, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे होते हैं, शीट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आगे आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये बेसिकली जो इनका स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ये आपको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अभी मैंने आपको बताया था, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं RER जो है यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे वो रफ इसलिए दिखता है बेसिकली क्योंकि उसमें यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक्टिव सेल्स में, तो वो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उसी की वजह से आपका जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो यहाँ पे रफ दिख रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उसमें वही यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड जो मैंने आपके मार्क भी कर रखा है। फिर जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ, वही आपका यहाँ पे आगे भेज दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये बेसिकली यहाँ पे हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर करने में फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है, लिपिड्स को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं। और फिर आगे आपको दे रखा है कि सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आप अच्छे से मार्क कर लेना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 5th पॉइंट में दे रखा है। तो यहाँ पे जो लिपिड्स कुछ प्रोड्यूस हुए, जो यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस हुए, तो ये दोनों मिलके बेसिकली आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो प्रोसेस है, इसके थ्रू
आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों हमारा मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर अगली चीज़ यहाँ पे कि जो कुछ आपके यहाँ पे जो बच गए, जो लिपिड्स और आपके यहाँ पे प्रोटीन जो यहाँ पे बेसिकली बच गए, वो यहाँ पे एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट मार्क कर रखा है। फिर 7 पॉइंट आपको यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है जो इसका फंक्शन बेसिकली है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये सर्व करता है चैनल्स की तरह यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक चैनल की तरह बेसिकली यहाँ पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन्स में, ठीक है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के पास भी, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये दो जगह बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर लास्ट वाला तो पॉइंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा था, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे पता करनी है। फिर अगली चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लिवर में अगर बात करते हैं तो वेस्ट जो आपका यहाँ पे वेस्टेज प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो आपका यहाँ पे होता है यूरिया, ठीक है। किडनी में आपका यहाँ पे बनता है यूरिन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि यहाँ पे किडनी में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनता है जो बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो आपका होता है यूरिन। और लिवर में आपका बनता है यूरिया। और लंग्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो लंग्स की अगर बात करें तो वो आपका यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिवर की, तो यहाँ पे लिवर जो यहाँ पे इसका आंसर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम आता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो यहाँ पे विटामिन स्टोर करने भी यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन तो क्वेश्चन में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर जो आपका यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे बेसिकली वाटर को यहाँ पे फिल्टर करता है और इसमें से यहाँ पे जो आपका यूरिन जो मैंने आपको बताया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पे निकालता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो यूरिन है ये आपका किडनी में बनता है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इंटेस्टाइन की, ठीक है, तो इंटेस्टाइन बेसिकली आपका कनेक्ट होता है स्टमक से, ठीक है। और स्टमक से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो स्टमक में आपको यहाँ पे जब स्टमक से बेसिकली आपका फूड निकलता है, ठीक है, तो उस आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। और स्मॉल वाला बोलने के लिए स्मॉल है, पर रियलिटी में वही सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है ना इंटेस्टाइन में, कि ये बेसिकली आपके यहाँ पे 3 पार्ट इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला होता है यहाँ पे ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम आपका पहला होता है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट होता है ज्यूजेनम, ठीक है, जे से स्पेलिंग शुरू है इसकी, ठीक है, GJEJUNUM, ठीक है। और लास्ट वाला आपका यहाँ पे जो इसका पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे इल्यूमियम, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली यहाँ पे आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। और ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, अब इसके यहाँ पे इंटेस्टाइन आपने जो मैंने आपको बताया कि आपका स्टमक में जा रहा है उसके बाद आपका यहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली आपके यहाँ पे डाइजेशन में बेसिकली आपकी यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे इनका आइडिया होना चाहिए। और बाकी आपका जो यहाँ पे स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन जो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि न्यू वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बेसिकली अलग तरीके से यहाँ पे पूछ रखा है, तो आगे हो सकता है इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपका एक टाइप का ऑर्गन होता है जो आपका यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे कहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे स्प्लीन है, ठीक है, ये आपका एक ऑर्गन है बेसिकली, जो यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक में, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में आपका यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये इसका काम है क्या है यहाँ पे, तो ये बेसिकली यहाँ पे हेल्प कर देता है यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की। तो यहाँ पे ये काम क्या करता है, बेसिकली फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है, स्टोर करता है आपके ब्लड सेल्स को और डिस्ट्रॉय करता है यहाँ पे जो पुराने ब्लड सेल्स है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 काम याद रखना। पहला यहाँ पे क्या है, पहला है यहाँ पे कि ब्लड को फिल्टर करता है। दूसरा हो गया यहाँ पे कि ये ब्लड सेल्स को स्टोर करता है। और तीसरा हो गया जो यहाँ पे पुराने ब्लड सेल्स हैं तो उनको यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको बेसिकली लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टमक के पास आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना, ये आपसे यहाँ पे हो सकता है कि इस बार यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज हाउएवर, ठीक है। अब इनमें से उसके बाद यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों ही स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी बेसिकली दोनों ही आपके यहाँ पे ग्लूकोज से बने होते हैं। यहाँ पे इसको आपको नोट डाउन जरूर करना है, अपने नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आने वाले साल में जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिले
कि उसमें से यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही आपके बेसिकली ग्लूकोज से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। अब उसके बाद आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ मार्क कर रखे हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो देखो थर्ड आपके बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो यहाँ पे जब ऊपर से, चलो ऊपर से पहले पढ़ लेते हैं तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा समझ में। तो देखो जो आपके यहाँ पे बेसिकली कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, कार्बन की, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के केस में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी यहाँ पे फुलफिल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे याद हो फोटोसिंथेसिस का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिकली क्या रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे ये होता है 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका होगा यहाँ पे सोलर एनर्जी लिख लो या फिर इसको लिख लो सनलाइट, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे बनता है ग्लूकोज 6C6H12O6, ये होता है आप क्या, ये होता है आपका यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला यहाँ पे प्लस में आप डाल सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पक्का यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट को कभी भी यहाँ पे ग्लूकोज बनाना होता है तो उस केस में यहाँ पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। उनको यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक आपको यहाँ पे दे ही रखा है। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब आपके ऐसे प्लांट्स हो गए या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो यहाँ पे खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आपके लिए होता है दूसरा आपका होता है यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक, जो बेसिकली यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑटोट्रॉप जो होते हैं उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करते हैं खाने वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ऑटोट्रॉप अपने लिए खुद के लिए खाना बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बेसिकली दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो दे रखा है कि कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अगर यहाँ पे जरूर मतलब जो जो चाहिए यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक को, तो उसको यहाँ पे फुलफिल कौन करता है, यहाँ पे वो करता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको एक रिएक्शन लिख के दे दिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है आपसे, क्या इन द प्रोसेस ऑफ विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है। तो यही आपकी यहाँ पे एनर्जी है जो यहाँ पे बेसिकली बाहर के एलिमेंट्स आपसे ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, सनलाइट। उसके बाद यहाँ पे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आप क्लोरोफिल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सनलाइट भी है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और लिखना है, वो है आपको यहाँ पे क्लोरोफिल भी इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यही आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए यहाँ पे बेसिकली वो कन्वर्ट होते हैं आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। इन दोनों के यहाँ पे बेसिकली जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसी टाइम पे यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को ही हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ऑक्सीजन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, जो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट की, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे आंसर इजीली पता चल पाएगा। तो यहाँ आपसे बोल रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो यहाँ पे इमीडिएटली यूज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको स्टोर करके रखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको कि दोनों ही स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज से ही बने होते हैं। तो वो इसलिए ही बने होते हैं क्योंकि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो यहाँ पे इमीडिएटली यूज नहीं हो रहे, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बेसिकली इन्हीं की वजह से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पे इमीडिएटली यूज नहीं हो रहे हैं, वो सब आपके यहाँ पे फॉर्म कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं स्टार्च में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ प्लांट लिखा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्च हमेशा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे प्लांट में ही देखने को मिलेगा, एनिमल में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये बेसिकली आपके लिए एक इंटरनल बेसिकली एनर्जी रिजर्व है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व है, ठीक है। स्टार्च आपका क्या है, एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व है। तो इस तरीके से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगर आप यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मतलब फोर्थ पॉइंट पढ़ो, तो यहाँ पे आपको दे रखा है द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसका भी मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है, जो यहाँ पे हमें एकदम नहीं चाहिए, तो वो भी बेसिकली आपकी यहाँ पे स्टोर हो रही है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये भी आपका एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व है, और ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है किसमें, ये आपको देखने को मिलता है एनिमल्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि स्टार्च आपका होता है प्रेजेंट प्लांट्स में, ग्लाइकोजन होता है यहाँ पे आपका एनिमल में। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखो तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा आपसे बोला है ग्लाइकोजन इज मेड अप इन एनिमल सेल बट स्टार्च इज मेड अप इन प्लांट सेल, तो अब यही आपका करेक्ट है। और बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये गलत हो गया। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो बोथ तो होना ही नहीं है, क्योंकि एक आपका एनिमल में है, एक आपका प्लांट में है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा किस में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। और जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है स्टेटमेंट, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। और जो ऑप्शन गलत है ना, इन पे भी आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है इनको भी, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये स्टेटमेंट वापस से रिपीट होती हुई भी दिख सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उसमें भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। सो नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट एंजाइम सच एज अमाइलेज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड इनटू द डिओडेनम थ्रू। अब देखो यहाँ पे मैं डिओडेनम ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे ये किस में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आपको बेसिकली देख बताया था, ठीक है, जो बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको यहाँ पे एंजाइम्स चाहिए, यहाँ पे अमाइलेज चाहिए, ट्रिप्सिन चाहिए और लाइपेज चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यही देके ना आपको एक हिंट दे दिया आपसे, यहाँ पे बेसिकली आपको बस इतना ही बताना था कि ये आपको यहाँ पे किस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होने वाला था यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियाटिक जूस में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पेनक्रियाज में, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है यहाँ पे आपका, ये आपको किस में देखने को मिलता है, पेनक्रियाज में देखने को मिलता है, और इसी के यहाँ पे ये तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे ऐसे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे लाइपेज, और लास्ट आपका यहाँ पे होता है अमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो अब आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ये बेसिकली आपकी हेल्प करता है यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन में बेसिकली आपकी यहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर लाइपेज जो आपका है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे जो आपके फैट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि ये तीनों बेसिकली पार्ट आपके हैं यहाँ पे इसके, और ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पेनक्रियाज में, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें आगे, तो जो आपको यहाँ पे बाइल दे रखा है ना, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस आपका यहाँ पे हेल्प करता है फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है लाइपेस, वही यहाँ पे काम करता है बाइल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बेसिकली आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिवर में, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, काम दोनों का यहाँ पे सेम है, लाइपेज और बाइल जूस का, दोनों ही बेसिकली फैट को ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि लाइपेज आपका यहाँ पे पेनक्रियाज में देखने को मिलता है, और बाइल जूस आपको यहाँ पे लिवर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ना अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो और भी यहाँ पे चीज़ें हैं उनको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सब जैसे अभी तक मैं आपको कराते हुए आ रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपको मैंने मार्क कर रखे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे ये बता के दे रखा है 1 2 3 यहाँ पे नोट्स आप इजीली बना पाओ उसके लिए, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली, तो ये यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट का, और ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टमक बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टमक इज एसिडिक, अब उसको यहाँ पे एल्कलाइन बनाना है, मतलब यहाँ पे बेसिक बनाना है बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो तीनों आपके एंजाइम्स है वो यहाँ पे एक्ट कर पाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे स्टमक क्यों आपका यहाँ पे एसिडिक होता है, तो वो आपका होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है।
क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पेप्सिन होता है, ठीक है। पेप्सिन को यहाँ पे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो उसी की वजह से आपका यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे स्टमक को एसिडिक बनाता है ताकि आपका पेप्सिन जो है यहाँ पे वो एक्ट कर पाए। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि और आपका यहाँ पे पेप्सिन क्या है बेसिकली, तो पेप्सिन आपका यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये भी आपका क्या है यहाँ पे, ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, तो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और ये आपका यहाँ पे ये भी आपका एक एंजाइम है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और इसीलिए यहाँ पे आपका HCl प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्टमक में, और HCl आपको यहाँ पे पता ही है वो आपको यहाँ पे एसिडिक यहाँ पे करा देता है स्टमक को, और उसी को अब यहाँ पे एल्कलाइन करने के लिए, ताकि यहाँ पे आपकी पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर पाए, तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है बाइल जूस, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये आपको देखने को मिलता है लिवर में, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ फैट को, ठीक है। और फैट आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, मतलब लार्ज शेप में, जो आपके यहाँ पे सर्कल्स, जैसे आप सर्कल्स मान लो, ठीक है, तो लार्ज आपके यहाँ पे एक राउंड सर्कल्स हो गए, तो उसके फॉर्म में बेसिकली 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्पेयर आप मान सकते हो, तो स्पेयर के फॉर्म में आपके यहाँ पे लार्ज फॉर्म में आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है फैट, ठीक है। और बाइल सॉल्ट ब्रेक डैम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाइल जूस आपका यहाँ पे बेसिकली जो आपका फैट है उसको ब्रेक डाउन करने में यहाँ पे हेल्प करता है, और ये आपका लिवर में होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको नीचे बताई जा रही है, ठीक। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि पेनक्रियास सीक्रेट्स सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। अब देखो ये अलग अलग है, इसलिए याद रख लेना, ट्रिप्सिन आपका यहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन को, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आपका जो लाइपेज है यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है फैट को, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अमाइलेज तो आपका यहाँ पे है ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेट्रा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है बेसिकली, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ है आपको, जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको यहाँ पे वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहाँ पे निकालती है यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आगे यहाँ पे दे रखा है द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। किसको यहाँ पे किस में कन्वर्ट करता है बेसिकली, ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं 5th पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। फिर फैट को आपका यहाँ पे कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लाइकोसिरोल में, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसके रिलेटेड, और ये सब आपके यहाँ पे एनसीईआरटी का ही सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत समझना कोई दूसरी बुक से मैं करा रहा हूँ, सब एनसीईआरटी का सोर्स है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ब्लड आपका क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आपका प्लाज्मा है, ये आपका एक फ्लूइड मीडियम होता है यहाँ पे ब्लड के अंदर ही, ठीक है, जो बेसिकली आपके यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली यहाँ पे आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो आपका प्लाज्मा है, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है फूड को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे वेस्ट होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो आपके यहाँ पे होते हैं, उसको भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पर इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा से रिलेटेड था मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी बहुत बार आपसे यहाँ पे ऑप्शंस में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिम्फ, ठीक है, लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली आपका एक फ्लूइड होता है, जिसको यहाँ पे आप बोल सकते हो एक आपका टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये पहले आप ऐसा समझ सकते हो कि पहले टाइप का फर्स्ट, आप ऐसा समझ लो कि फर्स्ट फ्लूइड टाइप का एक टिश्यू है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रख लेना। और ये कैसे फॉर्म होता है, तो बेसिकली जब आपको यहाँ पे जो ब्लड होता है, वो जब आपका फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इधर से उधर, तो उधर में ना जब कैपिलरी में जाता है, तो कैपिलरीज में यहाँ पे ना छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पोर्स से ना आपका यहाँ पे प्लाज्मा कुछ प्रोटीन आपके, ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे ब्लड सेल बेसिकली यहाँ पे बाहर आ जाते हैं कैपिलरीज से, ठीक है। तो वही सब मिलके आपका यहाँ पे लिम्फ बनाते हैं, जो कि आपका एक टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना, और किस तरीके से ये बनता है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। दूसरा इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिम्फ है और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो दोनों ही नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर अगली चीज यहाँ पे आपको दे रखी है, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखो, पहली चीज तो आपके यहाँ पे ये हो गई। दूसरा आपका हो गया जो मैंने ग्रीन में मार्क कर रखा है। तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा जो मैंने येलो में मार्क कर रखा है, कि ये एकदम प्लाज्मा की तरह होता है। यहाँ पे जो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, बस
ये कलरलेस होता है, साथ ही साथ इसमें कम प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ ही प्रोटीन आपका यहाँ पे उन छेद जो आपके यहाँ पे कैपिलरीज़ में छेद होते हैं, उनसे बाहर आता है, इसलिए यहाँ पे इसमें प्रोटीन भी बहुत कम होता है, ठीक है? उसके बाद फोर्थ आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका यहाँ पे लिम्फ होता है, बेसिकली यहाँ पे ये ड्रेन होता है आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में, ठीक है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस में। और जो आपके यहाँ पे लिम्फ होता है, इसमें यहाँ पे कैरी क्या करता है, ये डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब फैट यहाँ पे ये बेसिकली कैरी करता है इंटेस्टाइन से, ठीक है? इंटेस्टाइन से जो आपको यहाँ पे डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है यहाँ पे, उसको ये कैरी करता है, साथ ही साथ इसी को ये आगे जाके एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेरिकुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है? तो यहाँ पे उसमें फिर आगे जाके ड्रेन कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है कि लिम्फ आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया जा रहा है बार बार, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? और ये भी आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी का ही सोर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सब चीज़ अच्छे से डिस्कस कर ली है। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है द लिम्फ, ठीक है? लिम्फ के ऊपर ही क्वेश्चन है। इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इज सराउंड्स द सेल, ठीक है? द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है ब्लड और लिम्फ का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है, हम लोग यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ ही है वो यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको ये बेसिकली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे अगर आपने यहाँ पे PYQ लगाया होता है यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे CDS1 2018 का, ठीक है? तो 2018 वाले CDS1 में भी आपसे यहाँ पे लिम्फ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एनसीईआरटी में ही, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी पैराग्राफ, उसमें ही, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर स्टेटमेंट पढ़ो, तो पहला आपसे बोल रहा है कि लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। तो यहाँ पे देखो, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा थ्रू द पोर्स, ठीक है? थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरी some amount of plasma protein and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid और lymph, ठीक है? तो इसी से ही आपका बेसिकली यहाँ पे lymph बनता है। ये तो आपको यहाँ पे इसमें दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पहला ही स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका होने वाला है। तो अब इससे आप यहाँ पे क्या बता सकते हो कि जो आपको यहाँ पे बाकी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, तो ये आपकी एकदम गलत स्टेटमेंट है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि लिम्फ कंटेन ब्लड सेल्स सच एज आरबीसी, ठीक है? मतलब यहाँ पे आरबीसी यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट में, और ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब इसका क्या हुआ कि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो अगर इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर आप यहाँ पे आप वापस अपने क्वेश्चन पे आओ, तो यहाँ आपको पूछ रखा है क्या डिफरेंस होता है, राइट? अगर आप यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसी, तो यहाँ पे यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलत आंसर था, है ना? यहाँ पे आपसे राइट पूछा हुआ था, वो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों आपके गलत है। और यहाँ पे इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि PYQs लगाओ, साथ ही साथ जो ऑप्शन गलत है ना, उनके बारे में भी आप यहाँ पे अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हो, या फिर उनको भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है? पढ़ना ज़रूरी है उनको, ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे आपकी यहाँ पे वापस से वापस रिपीट होती हैं, ठीक है? जैसे आपकी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे जो रिपीट हुई है, बस यहाँ पे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे उसको रिपीट करने वाले, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेंस आपका यहाँ पे वही बन रहा है, बस डिफरेंट वर्ड्स आपके यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि लिम्फ में आपके यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, और ये आपको यहाँ पे दे रखा था, सेकंड बोल रहा था कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है कि लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे प्रेजेंट कौन से होते हैं ब्लड सेल, तो वो होते हैं आपके यहाँ पे वाइट ब्लड सेल, ठीक है? तो वाइट ब्लड सेल जो आपके यहाँ पे होते हैं, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है, तो प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जो बाकी आपकी स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे गलत हो जाएंगे कि डज नॉट कंटेन एनी सेल, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वाइट ब्लड सेल होता है। कंटेन बोथ रेड एंड ब्लड वाइट सेल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि रेड नहीं होता, अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर लिम्फ डज नॉट कंटेन वाइट ब्लड सेल, तो ये आपका गलत है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वाइट ब्लड सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो ये भी एक एक्स्ट्रा नोट है जो आपको यहाँ पे लिम्फ में ज़रूर लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और ये आप तभी कर पाओगे अगर आपने यहाँ पे ये वाला PYQ किया होता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, वो यहाँ पे मैच कर जाएंगे आने वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? आने वाले पेपर के क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमने अभी तक CDS के भी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना सीरीज में, ठीक है? बहुत लोगों ने वो देखी ऑलरेडी, पर यहाँ पे मैं वापस से बोलूँगा कि जब आप यहाँ पे CAPF का दे रहे हो,
तो वापस से उस सीरीज़ को ज़रूर देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली सीरीज़ होने वाली है और ये तो आपके लिए है ही, क्योंकि हम यहाँ पे सीएपीएफ के यहाँ पे पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ में आपके आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल्स, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग इट इज फॉर्म टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फैट, टू गिव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब आपका यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ का ही है बेसिकली। ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक वीडियो में बता भी चुका हूँ वैसे तो, ठीक है, पर हम यहाँ पे अच्छे से डीपली डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टेबल आपको यहाँ पे देख, आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ब्रेक डाउन किया गया है यहाँ पे ग्लूकोज को, ठीक है। तो इससे मतलब इससे आप यहाँ पे क्या पता कर पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है बेसिकली ग्लूकोज से, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, इट इज फॉर्म टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो आपका फ्लो चार्ट दे रखा है उससे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो आपको दे रखा है यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, जो आपका यहाँ पे होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो आपको अभी मैंने आपको दिखाया भी था, तो यहाँ पे C6H12O6 आपका बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में पायरोवेट में बेसिकली आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे ग्लूकोज को यूज नहीं करते हो, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पायरोवेट बोलते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पे आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यहाँ पे जब हम ईस्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे जब ईस्ट में होता है तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इथेनॉल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इथेनॉल आपको यहाँ पे किस पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। और दूसरे तरीके से भी आपसे यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ पे ईस्ट में आपको इथेनॉल कब देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये दोनों चीज याद रखनी है कि इथेनॉल आपको यहाँ पे ईस्ट में बनता हुआ दिखता है और इथेनॉल भी आपका यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है यहाँ पे मसल सेल्स वाला, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे जब मसल सेल पे बेसिकली यहाँ पे जब ये होता है, ठीक है, तो उस टाइम में आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो आपका यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एक टाइप से ये पूरा जो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा है ना, ये आपको यहाँ पे मुंह जुबानी याद रहना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे पायरोकेट को अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम यहाँ पे करते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में आपका बन जाता है इथेनॉल। अगर हम यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में अगर हम करते हैं थोड़ा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मसल सेल्स में, तो वहाँ पे आपका बन जाता है लैक्टिक एसिड। वहीं पे अगर हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम यहाँ पे करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस टाइम में आपका यहाँ पे बन जाता है CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट बन जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर के दोनों है, ये आपको यहाँ पे पक्का याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला वाला भी और ये दूसरा वाला भी, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक सेपरेट आपके यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जो आपका है यहाँ पे इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगली चीज़ जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने और भी यहाँ पे पैराग्राफ्स यहाँ पे डाल दिए ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो इन पैराग्राफ्स में बेसिकली यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब मैं आपको ऑलरेडी फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे बता चुका हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है आपका यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका तब होता है जब आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में आपका यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एनारोबिक का यहाँ पे अपोजिट केस भी आपका होता है, वो होता है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो एरोबिक आपका हो गया जब आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, एन एरोबिक हो गया आपका, AN लगा दोगे जब आगे, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा जब आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों के सामने यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी आपका देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन करोगे ऑक्सीजन यहाँ पे उसके केस में, तो यहाँ पे वो ऐसे समझा रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लो चार्ट को यहाँ पे अच्छे से तरीके यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको यहाँ पे पहले पायरोगेट जो आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें यहाँ पे पहले डिवाइड किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको उस फॉर्म में लेकर आए। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है जो आपको यहाँ पे बाकी 3 जो आपके यहाँ पे केसेस बन रहे थे यहाँ पे, उसी को आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 चीज़ आपको बता चुका हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मुझे आपको समझाना था।
और अगली चीज़ जो यहाँ पे है वो है आपकी ये, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रैम्प्स आपके किसकी वजह से आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मसल सेल्स है जब उसमें यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, जब वहाँ पे बन जाता है लैक्टिक एसिड, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्रैम्प्स भी नज़र आते हैं, ठीक है? मतलब क्रैम्प्स बेसिकली होते हुए दिखते हैं, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 3 एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं और बाकी आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट ही बेसिकली यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? तो लैक्टिक एसिड यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, तो ये आपका बेसिकली इट इज़ फॉर्म टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है इन सम वायरल इन्फेक्शन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली, ठीक है? प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर, मतलब यहाँ पे इसका रोल क्या होता है बेसिकली आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आरबीसी। तो आरबीसी आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे, तो ये कैरी करते हैं बेसिकली आपके यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है? सिर्फ यही कैरी करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे CO2 को भी यहाँ पे यही कैरी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और साथ ही साथ आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो यहाँ पे ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स की, ठीक है? तो प्लेटलेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है? तो जब आपको यहाँ पे चोट लगती है तो आपको यहाँ पे देखते होगे कि यहाँ पे आपको जब खून निकलने लगता है ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे जब थोड़ा यहाँ पे दवाई या फिर आप कुछ भी लगाते हो, उसके बाद आपके यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं उसी की हेल्प से बेसिकली आपके यहाँ पे जो जख्म होता है ना वो यहाँ पे भर जाता है, मतलब यहाँ पे जो चोट लगी होती है वो यहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद यहाँ पे दिखती नहीं है, क्योंकि वो एकदम क्लियर हो जाता है, तो एकदम सही हो जाती है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है? तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि आपके यहाँ पे वो प्लेटलेट्स आपके अंदर यहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो उन्हीं की वजह से आप यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर पाते हो, ठीक है? तो ये इनकी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? फिर अगला आपका यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पे WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और ये बेसिकली यहाँ पे होते हैं इम्यून सिस्टम में, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे इम्यूनिटी बेसिकली प्रोवाइड करने में बेसिकली यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इनका फंक्शन वही है बेसिकली यहाँ पे कि इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे इम्यूनिटी के लिए बेसिकली यहाँ पे ये काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC, ये तीन बेसिकली यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे तीनों समझा दिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका है यहाँ पे प्लेटलेट्स, और ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे वैसे भी पिछले वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट NCERT में देखने को मिल जाएगा, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी की वजह से यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेटलेट्स का काम है वो यहाँ पे यही है, ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन ह्यूमन यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से कंपोनेंट से आपका यहाँ पे उनके कौन से मेटाबॉलिज्म यहाँ पे उसके ऊपर हो कि बेसिकली यहाँ पे आपका यूरिया फॉर्म हो, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड बेसिकली आपका एक टाइप का प्रोटीन होता है और ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे CDS के PYQ में, ठीक है? तो CDS 2022 में आपका जो PYQ था यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें आपसे यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था, बस ऑप्शन आपको थोड़ा अलग दे रखा था। तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे अमीनो एसिड दिया ताकि आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो, पर आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली प्रोटीन ही आपका यहाँ पे अमीनो एसिड है, ठीक है? तो अमीनो एसिड को इस तरीके से आप याद रख सकते हो, प्रोटीन अमीनो एसिड दोनों सेम ही चीज़ है। तो यूरिया आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है? उसके साथ यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि ऐसे कोई भी एनिमल जो यहाँ पे आपके यहाँ पे अमोनिया बेसिकली यहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है, अमोनिया को, तो उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमोनो टेलिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है? अमोनोटेलिक एनिमल हम लोग यहाँ पे उन एनिमल्स को बोलते हैं जो यहाँ पे अमोनिया निकालते हैं, ठीक है? और अमोनिया बेसिकली आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है एज कम्पेयर टू यूरिया। तो जो एनिमल्स यहाँ पे यूरिया निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है? तो ये दोनों टाइप के एनिमल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये भी आपके NCERT का ही बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बस बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यहाँ पे अमोनिया निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इनको यहाँ पे ये एक्सक्रीट करने में भी ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है? वही दूसरी तरफ आपके यहाँ पे जो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं वो आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पे यूरिया निकालते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे कहाँ बनता है, ये लिवर में बनता है। ऑलरेडी मैं आपको पिछले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बता चुका हूँ।
किडनी में आपका यहाँ पे यूरिन बनता है, लिवर में आपका यहाँ पे यूरिया बनता है और लंग्स में आपका यहाँ पे CO2 बनता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़, चलो यहाँ पे और यहाँ पे नीचे दे ही रखी है तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजेनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, ठीक है, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिटोलिक यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो यहाँ पे कौन से टाइप के एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे आपके एक पेस्ट फॉर्म में बेसिकली आपका यहाँ पे यूरिक एसिड निकालते हैं, तो उनको हम यहाँ पे यूरिकोटेलिक एसिड मतलब यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप के एनिमल्स हो गए जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे PDF मिलेगी तो आपको इसी टाइप से आपको यहाँ पे PDF मिलेगी, आप इजीली यहाँ पे नोट्स बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे होने वाला है अमीनो एसिड, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरीड बाय, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन से टाइप का आपका बेसिकली RNA यहाँ पे है जो यहाँ पे अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पे उनको कैरी करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है tRNA, ठीक है। अब देखो बाकी सारे जो आपके RNA हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के RNA आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला है आपका यहाँ पे मैसेंजर RNA, मैंने यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है tRNA जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA, और एक है आपका यहाँ पे लास्ट जो कि है rRNA, ठीक है। स्मॉल r है उसके बाद फिर कैपिटल rRNA। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो अब इन तीनों का बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है, तो mRNA जो है यहाँ पे वो एक टाइप का टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट इन द सेंस है यहाँ पे कि वो एक कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, साथ ही साथ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे राइबोसोम्स तक पहुँचाता है, ठीक है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है mRNA के बारे में। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अपने rRNA के बारे में, तो जो आपका यहाँ पे rRNA है यहाँ पे वो एक टाइप से यहाँ पे जो आपको दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल यहाँ पे बेसिकली प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये इसका एक फंडामेंटल रोल है बेसिकली यहाँ पे सिंथेसिस में, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है इस पर्टिकुलर चीज़ से। फिर जो आपको यहाँ पे थर्ड आपको दे रखा है वो है आपका यहाँ पे tRNA, और tRNA आपका यहाँ पे राइट आंसर है जो कि यहाँ पे अमीनो एसिड को पहचानता है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे जो मैंने थर्ड मार्क भी कर रखा है कि tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है। अब देखो इसके अलावा भी जो आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, तो आपको ना आप यहाँ पे RNA में जो बेसिस होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पे एडेनाइन, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे होता है ग्योनाइन, तीसरा आपका यहाँ पे होता है साइटोसिन, ठीक है, और लास्ट आपका यहाँ पे होता है यूरैसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 बेसिकली आपके यहाँ पे बेसिस होते हैं RNA के। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे DNA के बारे में, ठीक है, तो DNA में भी यहाँ पे ये 3 जो ऊपर के मैंने लिखे हैं, तो यहाँ पे भी ये तीनों होते हैं। बस जो आपका यहाँ पे फोर्थ होता है ना, ठीक है, तो जो फोर्थ होता है वो कौन सा होता है, वो आपका यहाँ पे होता है थाइमाइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इजीली आप यहाँ पे याद रख सकते हो क्योंकि 3 जो है यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये जो 3 है ऊपर के, ये बेसिकली यहाँ पे RNA बेसिस में और DNA बेसिस में कॉमन है। बस आपका यहाँ पे एक ही क्या होता है, अलग होता है। RNA में आपको यहाँ पे यूरैसिल देखने को मिलेगा, और वहीं पे थाइमाइन में आपको यहाँ पे जो थाइमाइन में आप सॉरी DNA में आपको यहाँ पे थाइमाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, tRNA होने वाला है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अपने आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन डिपेंड्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे जो होता है वो किसके ऊपर, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये भी आपका यहाँ पे NCERT का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस भी करा चुका हूँ यहाँ पे एक वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको दे रखा है फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि कौन सा क्वेश्चन आपका किसके ऊपर आया है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके या फिर वीडियो सेक्शन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो वाला वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं जा रहे, पर मैं यहाँ पे क्योंकि आपको डीपली समझा रहा हूँ तो वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो क्या है, तो यहाँ पे ये वाला जो आपको स्टेटमेंट दे रखे कि यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, साथ साथ आपका यहाँ पे सबस्टेंस कंसंट्रेशन हो गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता है ना, अगर आपको बस ऊपर वाला स्टेटमेंट पता होता कि किस किस यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर पाते। तो यहाँ पे किस किस से इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर से हो रहा है, pH से हो रहा है, फिर आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और मॉड्यूलेटर से हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पे, अपॉन सबस्टेंट कंस्ट्रक्शन, कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। तो यहाँ पे यही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि बाकी में आपको यहाँ पे ओनली दे दिया, ओनली ऑन जैसे यहाँ पे पीएच बोल दिया, टेम्परेचर बोल दिया, बट नॉट ऑन सबस्टेंट कंसेंट्रेशन, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो बाकी सब आपको बेसिकली ओनली दे रखे हैं, तो इसलिए आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बाकी यहाँ पे डीपली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। तो टेम्परेचर में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे ये है जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, अगर आप यहाँ पे पढ़ो, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेगराइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है यहाँ पे इसका, कि यहाँ पे जो आपका एंजाइम को कैटेलाइज जो आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, रिएक्शन में, तो वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ, और एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो आपका यहाँ पे फॉल कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका दूसरा वाला भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये आपको यहाँ पे बेल शेप कर्व में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो बेल शेप कर्व क्या होता है बेसिकली, मान लो आपका यहाँ पे ये एक्सिस होगा ये सब, ठीक है। बेल शेप कर्व क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है आपका यहाँ पे बेल शेप कर्व, जहाँ पे बीच वाला जो आपका होगा एरिया वो आपका सबसे ज़्यादा उठा हुआ एरिया होगा। अगर यहाँ पे किसी ने एमएल वगैरह यहाँ पे पढ़ रखा होगा तो उसको यहाँ पे आइडिया होगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें आगे, तो द टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड एज एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हो सकता है आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है उसका मैक्सिमम रेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एंजाइम का अलग अलग होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके एंजाइम है उसका यहाँ पे 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे ये टेम्परेचर रहता है, ठीक। तो बाकी आप यहाँ पे नीचे जो येलो में मैंने आपको दे रखा है ये सब एग्जांपल्स बेसिकली इन्होंने दिए, तो आप वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे सेकंड पे बात करते हैं तो वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जिसको यहाँ पे हम पीएच से फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीएच से भी आपका यहाँ पे ये इफेक्ट होता है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे भी ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे भी आपका बेल शेप कर्व भी बनेगा, ठीक है। तो बेल शेप कर्व और ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर आपका हर एक एंजाइम जो है यहाँ पे उसको एक यूनिक ऑप्टिमम पीएच बेसिकली यहाँ पे उसका होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर एक एंजाइम का आपका एक यूनिक ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन का जो रेट है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर यूनिक पीएच पे, उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो मैंने अगली लास्ट चीज जो यहाँ पे मार्क कर रखी है, ऑप्टिमम पीएच इज द पीएच एट विच द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने उधर यहाँ पे डिस्कस किया था ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम पीएच भी आपको इसी तरीके से याद रखना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच आपका ऐसा पीएच होता है जहाँ पे आपके एंजाइम क्या है, यहाँ पे पीएच एट विच द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम, मतलब एक्टिविटी जो आपके एंजाइम की है वो यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर लास्ट आपको यहाँ पे देखो नीचे तो बाकी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप वो भी आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा यहाँ पे सबस्टेंट कंसंट्रेशन। तो सबस्टेंट कंसंट्रेशन से भी यहाँ पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका भी इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे भी ये इसका यही मतलब है यहाँ पे कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, कि जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपकी यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दे रखा है। फिर आगे आपको दे रखा है कि मोर सब्सटेंट मॉलिक्यूल विल इंटरेक्ट विद एंजाइम मॉलिक्यूल द मोर प्रोडक्ट्स विल इट फॉर्म, ठीक है। और ये इसलिए होता है यहाँ पे कि मतलब इंक्रीज कैसे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे सब्सटेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितने ज़्यादा मतलब वो इंटरेक्ट करेंगे बेसिकली आपके एंजाइम मॉलिक्यूल से, तो उतने ही ज़्यादा यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनते हुए भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा और एक को गिरा दोगे तो दूसरा भी गिरेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कि एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम सैचुरेटेड एंड वर्क एट देयर मैक्सिमम पॉसिबल रेट। तो यहाँ पे जो आपके एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे सैचुरेट हो जाते हैं और वो यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉसिबल जो रेट है ना वहाँ तक वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक में अगर आप देखो तो एक को बढ़ा रहे हो दूसरा बढ़ रहा है, पहली चीज़। फिर हर एक में आपको यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भी मैक्सिमम रेट दिख रहा है आपको, ठीक है। हर एक का यहाँ पे इस वाले में जैसे पीएच में अगर बात करें तो यूनिक पीएच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर टेम्परेचर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आपका यहाँ पे एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है,
और हर एक का अलग अलग टेम्परेचर होता है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि रेंज आपको दे दी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 40 से 45 तक आपका यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर ही आपको यहाँ पे एंजाइम का यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है, ये वाला पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको डीपली थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ये सब मार्क करने का ये कि सिंपल सा यही आइडिया कि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने में ईजी हो जाए, और यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है खुद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे खुद नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना ज़रूर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आंसर कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ग्रुप में ना कर पाओ तो आप यहाँ पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो, क्योंकि हम वहाँ पे मैं आपको शेड्यूल्स भी बताता रहता हूँ, साथ ही साथ जैसे हमारा एग्जाम नियर आता रहेगा तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, ठीक है, साथ ही साथ। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसको फॉलो कर लेना। दूसरा यहाँ पे कि अभी यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज भी चलती रहेगी, उसको फॉलो कर लेना। और एक सीरीज मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके की ला दूंगा आपके लिए, जो कि यहाँ पे जीके बूस्टर सीरीज होगी बेसिकली, क्योंकि आपने देखा है कि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपसे 3-4 स्टैटिक स्टेटमेंट पूछ के आपसे यहाँ पे आंसर पूछा जाता है, 1 and 2 ओनली, 1 3 ओनली, ऐसे करके। तो इस टाइप की भी हम यहाँ पे अब प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे बायोलॉजी के 2023 के सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए, डीपली डिस्कस किए, हर एक ऑप्शन के साथ डिस्कस किए। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।